हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का जो टर्म 2 के आप लोगों के एग्जाम जो होने वाले हैं, और आज जो मैं चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ये चैप्टर मैंने सबसे पहले क्यों लिया है पहले वो समझ लेते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंने चैप्टर लिया है, ये आपके टर्म 2 के बोर्ड एग्जाम में 7 मार्क्स के आएंगे और अभी आप लोगों के सभी स्कूलों में प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाले हैं। उसके लिए मैंने ये चैप्टर सबसे पहले स्टार्ट किया है क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम में आपके ये 2 चैप्टर आएंगे, एक आएगा आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट और एक आएगा कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर को मैं आप लोगों को टोटल जो है 10 पार्ट्स में आप लोगों को समझाऊंगा। मतलब कि ये कि आपके इसके टोटल कैश फ्लो स्टेटमेंट के 10 वीडियो हो जाएंगे जिसमें आपका पूरा अच्छे से कैश फ्लो स्टेटमेंट अच्छे से कवर हो जाएगा। तो आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं जो फर्स्ट पार्ट है वो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। जैसे कि आप देख रहे होंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये टोटल आपके बोर्ड एग्जाम में 7 मार्क्स का आएंगे, जिसमें से 5 मार्क्स का फुल फ्लैश क्वेश्चन आएगा जिसमें हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंस एक्टिविटी और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की पूरी कैलकुलेशन करनी होगी। और 2 मार्क्स के आपके जो एग्जाम आएंगे जो थ्योरी से रिलेटेड होगा। तो आज जो पूरा फर्स्ट पार्ट जो टॉपिक जो होगा आपका वो थ्योरी से रिलेटेड होगा और साथ ही साथ उसमें जो इसके वर्किंग नोट का पार्ट है जिसमें अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं वो भी हम कोशिश करेंगे इसमें समझाने के लिए। बाकी हम फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए आज की वीडियो। तो सबसे पहले आपने देखा कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है वो अभी हम मीनिंग समझेंगे। तो पहले थोड़ा सा हम मतलब समझते हैं। कैश फ्लो, फ्लो का मतलब होता है जब कैश की ट्रांजेक्शंस इनफ्लो होंगे या आउटफ्लो होंगे। मतलब आपको पता है कि कैश का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी बिजनेस में, इनफ्लो और आउटफ्लो के। तो आइए देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी मीनिंग क्या है। CFS मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट शो इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश का मतलब आपको पता होगा, कैश का मतलब जो कैश है एग्जैक्टली, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब हम आगे समझेंगे, वैसे थोड़ा सा मैं बताता हूँ। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है जो बिल्कुल कैश के जैसा ही हो। मतलब ये कह सकते हैं कैश इक्विवेलेंट की ऐसे एक्टिविटीज जो 90 डेज या 3 मंथ के अंदर ही ये कैश में कन्वर्ट हो जाए, उसे हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहते हैं। जैसे कि आपका कैश हो गया, कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक हो गया, शॉर्ट टर्म आप कह सकते हैं डिपॉजिट हो गया, करंट इन्वेस्टमेंट हो गए। तो ये सारे पॉइंट मार्केट ऑफ सिक्योरिटीज होंगे, ये सारे इन्वेस्टमेंट आपके कैश इक्विवेलेंट में आते हैं। बाकी और डिटेल में हम अभी समझेंगे। कैश इक्विवेलेंट ड्यू टू ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ अ कंपनी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। मतलब जो पूरे एक साल में ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जो पूरे एक साल में जितने भी इनफ्लो और आउटफ्लो हुए हैं उसी को हम लोग कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है ये आपका AS3 के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे और जो पढ़ रहे हैं, ठीक है। AS3 का मतलब हो गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। अब इनफ्लो और आउटफ्लो की पहचान हम कैसे करते हैं, तो कुछ एग्जांपल मैंने लिए, वो एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल ऑफ इनफ्लो ऑफ कैश एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, ठीक है। सिंपल सा मतलब बताऊं, इनफ्लो का मतलब जब भी आपके पास बिजनेस में पैसे आएंगे वो आपका इनफ्लो होगा और जब भी आपके पास बिजनेस से पैसे जाएंगे वो आपका आउटफ्लो होगा। देखते हैं कुछ एग्जांपल। पहले समझते हैं इनफ्लो ऑफ कैश। इनफ्लो का मतलब आपके पास पैसे आ रहे हैं, ठीक है। आपका जो कैश है वो कैश इंक्रीज हो रहा है। और आउटफ्लो कैश का मतलब जो आपका कैश है वो कैश की जो बैलेंस है वो आपका डिक्रीज होगा। तो इनफ्लो पहले समझ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट मैंने लिया है कैश सेल्स। अगर कोई भी सामान आप कैश में सेल्स करते हैं, ठीक है, तो आपके पास कैश आ रहा है, तो ये आपका एग्जांपल होगा इनफ्लो का। सेकंड पॉइंट कैश रिसीव्ड अगेंस्ट ट्रेड रिसीवेबल। आपको पता है कि कोई भी गुड्स आपने क्रेडिट में सेल्स किया था, ठीक है, या बिल रिसीवेबल आप कह सकते हैं इसे, तो कुछ टाइम बाद वो पैसा आपको रिकवर होगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि वो 1 साल के अंदर ही पैसे आपके पास आ जाएंगे। तो जैसे पैसे आएगा इसलिए लिखा हमने कैश रिसीव्ड अगेंस्ट ट्रेड रिसीवेबल। मतलब जो कैश आपके पास आया वो किसके अकॉर्डिंग आया, अगेंस्ट ट्रेड रिसीवेबल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट है कैश रिसीव्ड फ्रॉम फॉर इंटरेस्ट कमीशन। आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया था, इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, या आपने कोई वर्क किया कमीशन के बेस पे तो आपको कमीशन मिला, वो भी आपके कैश होगा। तो ये आपके एग्जांपल हो गए इनफ्लो ऑफ कैश के। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। अब अगर आपके पास जो फिक्स एसेट्स हैं उसे आप सेल कर दें तो सेल करने में क्या आएगा, पैसा आएगा, तो ये भी आपका इनफ्लो होगा। नेक्स्ट पॉइंट कैश रिसीव्ड अगेंस्ट लोन एंड एडवांस। आपने कैश रिसीव्ड किया किसके अगेंस्ट, लोन एंड एडवांस। अगर आपने किसी से लोन लिया है या एडवांस लिया है, ठीक है, तो आपके पास पैसे आ रहे हैं तो इसलिए ये इनफ्लो है। देन नेक्स्ट पॉइंट प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर और डिवेंचर। अगर आपने शेयर या डिवेंचर इशू किए हैं तो उसके बदले में आपको पैसा मिल रहा है,
तो ये भी आपका इनफ्लो होगा। और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, बट मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं। तो आई होप कि इनफ्लो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए सेकंड पॉइंट जो है इसका आउटफ्लो। ठीक है, आउटफ्लो जिसका आप अपोजिट भी कह सकते हैं। जैसे मैंने कैश सेल्स किया था इनफ्लो, तो मैंने कैश परचेज, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई भी चीज परचेज करी है, कोई एसेट्स परचेज करा है, तो मेरे पास एसेट्स आएगा और मेरे पास से पैसे चले जाएंगे, तो ये इसलिए आउटफ्लो होगा। सेकेंड पॉइंट, कैश पेड अगेंस्ट ट्रेड पेबल। आपने कुछ सामान उधार खरीदा था, ठीक है, तो इन फ्यूचर आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। जैसे बिल्स पेबल होता है, ट्रेड पेबल है, तो जब भी आपने क्या किया, जो ट्रेड पेबल था उसके अगेंस्ट आपने उसकी पेमेंट कर दी, ठीक है, तो आपका कैश आपके पास से चला जाएगा, इसलिए वो जो है आउटफ्लो होगा। नेक्स्ट पॉइंट, कैश पेड फॉर एक्सपेंस। कोई भी आपने एक्सपेंस किया और जो एक्सपेंस का जितना भी टोटल कॉस्ट था, खर्चा था, वो आपने पे कर दिए, तो वो भी आपका आउटफ्लो होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कैश परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। जैसे मैंने कहा था कि सेल करने में पैसे आ रहे हैं, तो आपने कोई फिक्स एसेट्स खरीद लिया, प्लांट हो गया, बिल्डिंग हो गई, मशीन हो गई, ये आपने परचेज किया है, तो पैसे पे करने पड़ेंगे, तो इसलिए ये आपका आउटफ्लो होगा। नेक्स्ट पॉइंट, लोन्स एंड एडवांस गिवन। यहां पे आपने लोन लिया था, बट यहां पे आप किसी को लोन या एडवांस में पैसे दे रहे हैं, तो आपके पास से पैसा जा रहा है, तो ये आपका आउटफ्लो होगा। देन लास्ट पॉइंट है इसमें, कैश पे टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर। जो आपको पता है कि जब आप शेयर इशू करते हैं, तो शेयर इशू करने के बाद या डिवेंचर इशू करने के बाद जो टोटल उसका आप कह सकते हैं कि रिडम्पशन होगा, रीपेमेंट करना पड़ेगा, शेयर होल्डर को पेमेंट करनी पड़ेगी, तो जो पेमेंट करेंगे तो आपके फर्म से पैसा जाएगा, बिजनेस से पैसा जाएगा, तो इसलिए वो भी आपका आउटफ्लो होगा। तो आई होप कि आपको अच्छे से इनफ्लो, आउटफ्लो और मीनिंग समझ में आ गई होगी। ठीक है, आइए इसमें अब देखते हैं हम कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जैसे मैंने बताया था कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, तो आइए पॉइंट देखते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। यदि आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करना होता है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना होगा कि ये सारे पॉइंट्स आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में होंगे। ठीक है, पहला पॉइंट है फर्स्ट, कैश ऑन हैंड्स। अगर आपके पास कैश है, ठीक है, तो वो आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स होगा। नेक्स्ट पॉइंट है बैलेंस विद बैंक्स, राइट, जो आपका बैंक बैलेंस होता है वो भी आपका कैश इक्विवेलेंट में कंसिडर किया जाएगा। आपके पास कोई चेक है या कोई ड्राफ्ट है आपके पास में, तो वो भी आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स होगा। नेक्स्ट पॉइंट है करंट इन्वेस्टमेंट, या आप कह सकते हैं कि कोई शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, वो भी आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में होगा। लास्ट पॉइंट है शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इन बैंक। आपने कुछ टाइम के लिए, कह सकते हैं आपके विद इन 3 मंथ्स या 90 डेज के लिए आपने बैंक में अमाउंट पे करा है, डिपॉजिट करा है, वो आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स होगा। ठीक है, वैसे ही इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि ओपनिंग कैश बैलेंस और क्लोजिंग कैश बैलेंस, तो ये सारे पॉइंट्स ओपनिंग में भी हो सकते हैं और यही सारे पॉइंट्स आपके क्लोजिंग कैश बैलेंस में भी हो सकते हैं। जब हम फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे वहां पे आपको अच्छे से समझ में इस चीज को यहाँ पे क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, जहां से जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये थ्योरी पार्ट है, तो अच्छे से हमें पहले, जैसे कहते हैं किसी बड़ी इमारत को खड़ी करने के लिए उसके जो फाउंडेशन है, बेस है, उसको बहुत मजबूत करना पड़ता है, वैसे ही कैश फ्लो स्टेटमेंट को अच्छे से समझने के लिए हमें जो है एक बेस तैयार करना पड़ेगा। तो ये जो फर्स्ट पार्ट की वीडियो है आपकी, वो काफी हेल्पफुल होगी आपकी, और काफी बेसिक्स पॉइंट्स हैं। तो आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। मतलब ये है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में कितने टाइप्स की एक्टिविटीज होती है। ठीक है, तो एज पर AS3 रिवाइज, राइट, AS3 का मतलब है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग इसे 3 कैटेगरीज में, 3 डिफरेंट हेडिंग में, हेड्स में बांटे गए हैं। ठीक है, तो जो पहला फर्स्ट पॉइंट है वो है आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे तो सबसे पहले जो आपको प्रिपेयर करना होगा वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करने होंगे। उसका सेकंड पॉइंट है आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, थर्ड पॉइंट है आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये 3 एक्टिविटीज हैं। अब हम 1 बाय 1 समझेंगे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती है, उसमें क्या क्या चीजें कंसिडर किए जाते हैं। फिर इसमें हम ये भी सीखेंगे कि जैसे आगे काफी यूज होने वाला है थ्योरी पार्ट के बिहाफ पे, कि उसमें फाइनेंशियल कंपनी कौन सी होती है, नॉन फाइनेंस कंपनी कौन सी होती है। तो 1 बाय 1 हम इस चीज को समझेंगे। मेरे को थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो सकती है, बट आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी, इसीलिए इस पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आप इससे अचीव कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं 1 बाय 1 एक्टिविटीज को। अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे 3 एक्टिविटी के बारे में, तो पहली जो एक्टिविटी है वो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो आइए समझते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप देख रहे होंगे व्हाइट बोर्ड पे,
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के मीनिंग समझते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पे जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी एक्टिविटीज, कौन सा पॉइंट्स या कौन सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन या कौन सी एडजस्टमेंट किस एक्टिविटीज में आएगी। किस एक्टिविटी का मतलब है ऑपरेटिंग में कौन सी आएगी, इन्वेस्टिंग में कौन सी आएगी, फाइनेंसिंग में कौन सी आएगी। या ये भी हो सकता है कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गए, तो वो सारा डिस्कस हम करेंगे। जो मैंने जैसे आपको बताया कि टोटल 10 पार्ट में मैं इस चैप्टर को डिवाइड कर रहा हूँ ताकि हर एक पार्ट आपके अच्छे से कवर हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ऐसे समझते सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की मीनिंग को। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर primarily derived from the principal revenue producing activities। मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में वो एक्टिविटी आती है, कौन सी एक्टिविटी, प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज क्या है, तो आइए इस चीज को हम और अच्छे से समझते हैं। मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। इसमें क्या क्या कंसिडर किया जाता है, आइए समझते हैं इसके डेफिनेशन और कुछ एग्जाम्पल के साथ। इट मीन्स ऑल दोज बिजनेस एक्टिविटीज, मतलब बिजनेस में जो भी सारे एक्टिविटीज होते हैं विच आर कैरिड आउट बाय द इंटरप्राइज, मतलब कि अपने बिजनेस से बाहर से भी जो भी आप पैसा अर्न करते हैं, फ्रॉम विच इट अर्न्स प्रॉफिट, राइट, दिस इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से आप समझिएगा। इट मीन्स ऑल दोज बिजनेस एक्टिविटीज विच आर कैरिड आउट बाय द इंटरप्राइजेस फ्रॉम विच इट अर्न्स प्रॉफिट, मतलब आप जो अपने बिजनेस से या इंटरप्राइज से बाहर के सोर्स से जितना पैसा अर्न करते हैं वो आपका प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज होता है। आइए देखते हैं इसमें एग्जांपल। और ये एग्जांपल जो आपको अभी मैं बताने वाला हूं काफी ध्यान रखने वाली जरूरत है, क्योंकि आपके कुछ थ्योरी पार्ट्स में जो 2 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे उसमें भी ये देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट्स 3 कॉलम यहाँ पे बनाए हैं। फर्स्ट है नेचर ऑफ बिजनेस या इंटरप्राइज, सेकंड बिजनेस, थर्ड प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं। तो पहला है नॉन फाइनेंशियल, जैसे नाम से पता लग रहा है नॉन फाइनेंशियल, मतलब इसमें फाइनेंस कुछ भी नहीं किया जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या चीज आती है, 3 यूनिट आता है उसमें। एक आता है मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा रिटेल या ट्रेडिंग कह सकते हैं, थर्ड सर्विसेज। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब गुड्स को प्रोड्यूस करना, तो जो उसका प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज है उसमें आएगा मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग गुड्स। अगर आप कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं या सेल करते हैं तो वो आपका प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज होगा। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको अच्छे से कवर हो गया होगा। सेकंड पॉइंट है रिटेल या ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब ही होता है गुड्स को बाय करना या उसे सेल करना। बाइंग एंड रीसेलिंग ऑफ गुड्स, मतलब ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं ये आपके किस एंटरप्राइज में आता है, इसका नेचर कैसा होगा, नॉन फाइनेंशियल, ठीक है। नॉन फाइनेंशियल मतलब यहां पे पैसों की कोई लेन देन नहीं होगी, उसके अगेंस्ट, जैसा भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब मैं इसके नेक्स्ट पॉइंट को बताऊंगा। थर्ड पॉइंट है सर्विस, सेलिंग एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज। अगर आप कोई भी सर्विस सेल करते हैं या आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो वो भी आपका जो है नॉन फाइनेंशियल इंटरप्राइज में आएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल। फाइनेंस का मतलब फाइनेंस करना मतलब जैसे जब भी कोई आप सामान खरीदते हैं, आपके पास इन केस पैसा नहीं है, कैश नहीं है, फंड नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं से पैसा उधार लेते हैं, बैंक से, अपने अदर दोस्त से, किसी से भी आप पैसा उधार लेते हैं, वो एक तरीके से फाइनेंस होता है और उसी को हम लोग फाइनेंशियल बोलते हैं, जिसमें पैसों को उधार दिया जाता है या लिया जाता है। तो इसमें प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज में क्या आएगा, प्रोवाइडिंग लोन। अगर आप लोन प्रोवाइड करते हैं तो उसके बदले में आप उनसे क्या चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। टेकिंग लोन, अगर आपने लोन लिया है तो उसके बदले आप इंटरेस्ट पे करोगे। या डीलिंग इन अ सिक्योरिटीज, अगर कोई भी अदर सिक्योरिटीज से रिलेटेड आप यहाँ पे डील कर रहे हैं तो वो भी सारा पॉइंट आपका किस में आ जाएगा, फाइनेंस में। तो आई होप कि नॉन फाइनेंशियल और फाइनेंशियल में दोनों में आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। नॉन फाइनेंशियल में 3 यूनिट आते हैं, पहला मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल ट्रेडिंग और तीसरा थर्ड सर्विसेज, ठीक है। और लास्ट है फाइनेंस में लोन प्रोवाइड करना, लोन लेना या किसी भी सिक्योरिटीज में डील करना, तो ये आपके आते हैं फाइनेंस में। तो आई होप कि आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अच्छे से यहाँ पे कवर हो गया होगा। फिर आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। आइए देखते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बाद हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो जैसा ही यहाँ पे नाम से क्लियर हो रहा है, फिर भी मैं पहले डेफिनेशन बताता हूँ, फिर अच्छे से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इंक्लूड द एक्विजिशंस एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट विच आर नॉट हेल्ड फॉर रीसेल, मतलब कि रीसेल के पर्पज से
नहीं किया जाता। अब समझते हैं क्या मतलब। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में वो सारी चीजें आपको इंक्लूड करनी है, वो सारी चीजें आती हैं जैसे कि आपने कोई एसेट्स परचेज कर लिया या एसेट्स को सेल कर दिया, ठीक है, तो ये सारा आपका आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। एग्जांपल लेते हैं, परचेज एंड सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स लाइक मशीनरी हो गया, प्लांट हो गया, बिल्डिंग हो गई, और भी बहुत सारी चीजें। मतलब अगर आप कोई भी एसेट्स परचेज करते हैं या सेल करते हैं, उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होगी वो सारी एक्टिविटीज आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आती है, ठीक है। शॉर्ट में आप ये भी कह सकते हैं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आप एसेट्स परचेज करना, एसेट्स को सेल करना ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होता है। अब इसका जो थर्ड है और लास्ट है इसका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। पहले आइए मीनिंग को समझ लेते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर द एक्टिविटीज दैट रिजल्ट इन चेंज इन साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द ओनर्स कैपिटल एंड बोरोइंग ऑफ फर्म्स या एंटरप्राइजेस, ठीक है। मतलब कि फाइनेंस एक्टिविटीज में वो सारी एक्टिविटीज आती है, या आप ये कह सकते हैं फाइनेंस एक्टिविटीज में से कि जो भी ओनर्स है उनकी जो कैपिटल है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग और समझते भी हैं। शेयर अगर आपने इशू किया है तो आपके पास फंड आएगा, तो आपका जो है ये जो शेयर है फंड आएगा, तो आपके फाइनेंस एक्टिविटीज मतलब आपका जो फर्म का जो कैश है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं इशू ऑफ शेयर। शेयर दो तरह के हो सकते हैं यहाँ पे, जिस आप सबको पता होगा। एक आपका शेयर कैपिटल मतलब कि इक्विटी शेयर कैपिटल हो सकता है, और दूसरा प्रेफरेंस शेयर हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है डिवेंचर। डिवेंचर अगर आप इशू करते हैं तो भी आपके पास फंड आएंगे, कैसा आएगा, और लोन आप लेते हैं या देते हैं, ठीक है। तो ये सारे रिलेटेड, मतलब आपको ओवरऑल ये ध्यान रखना है, शेयर, डिवेंचर, लोन से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएंगे। अब जो हम नेक्स्ट देखने वाले हैं, जो नेक्स्ट कवर करेंगे, वो सबसे आपका इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, क्योंकि वो आपके इन्वेस्टिंग भी, फाइनेंसिंग भी और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, जिसमें हम लोग अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। जैसे मैंने कहा था कि पहले फॉर्मेट समझते हैं प्रिपरेशन अकाउंट्स का, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसमें जैसे अभी आप देखेंगे जो मैं समझाऊंगा आपको, कि इसमें जो हमारे पास एक्टिविटीज़ होती है उसमें क्वेश्चन जो आता है, जो आप लोग देखेंगे भी आपके प्री बोर्ड में, और जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा उसमें भी आप देखोगे, उसमें पूछा जाएगा दोनों का क्वेश्चन कि आपकी जो एक्टिविटी हुई है, जो ट्रांजेक्शन हुआ है, उसमें इनफ्लो हुआ है, आउटफ्लो हुआ है, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो आइए कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। सबसे पहले यही बताना है, जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिजल्ट इनफ्लो, आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्वल। आपको बताना, ये कुछ मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिए, उसके आंसर मैं यहाँ पे लिख दिया है, बट आपको मैं यहाँ पे समझाऊंगा सबसे पहले, ठीक है। चलो फर्स्ट पॉइंट है, मशीनरी सोल्ड फॉर 70,000 इन कैश। आपने एक मशीन था आपके पास, उस आपने सोल्ड कर दिया, तो सोल्ड करने में आपको पता है कि आपके पास क्या होगा, कैश रिसीव्ड होगा, तो पैसा आ रहा है आपके पास, तो इसलिए ये इसका आंसर होगा इनफ्लो। ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, बिल्डिंग परचेज बाय इशू ऑफ शेयर। मतलब आपने यहाँ बिल्डिंग परचेज की है, उसके बदले में शेयर इशू कर दिया, तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि कैश की जो इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो नो इफेक्ट होगा। मतलब ना ही कैश इंक्रीज होगा, ना ही कैश डिक्रीज होगा। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, कैश पेड टू डेटर 10,000। आपको पता है कि कैश पेड टू डेटर, आपने डेटर को 10,000 रुपये पे किए हैं, तो जो कैश है वो आपका जो कैश है वो डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होने की वजह से आउटफ्लो हो जाएगा, मतलब आपके पास से पैसा चला जाएगा। सेकंड पॉइंट है, मतलब फोर्थ पॉइंट, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। मतलब जो कैश था वो पैसा आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। आपको पता है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन्स हैं, ठीक है, उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई, मतलब जो एक जगह पैसा था बस वो मूवमेंट हो गया, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गया, तो इसलिए नो इफेक्ट, ना कैश बढ़ा और ना ही कैश घटा, मतलब डिक्रीज हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, फर्नीचर कॉस्टिंग 12,000 सोल्ड फॉर 11,000। मतलब एक फर्नीचर है जिसकी कीमत 12,000 थी, लेकिन आपने उसको बेच दिया 11,000 में, तो पैसे आपको आएंगे, कैश आपका इंक्रीज होगा, इसलिए इनफ्लो होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इशू ऑफ बोनस शेयर। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा सकता है, ठीक है, कि फाइनेंस एक्टिविटीज में, कि इशू ऑफ बोनस शेयर। अगर आप कोई भी शेयर जो है बोनस में शेयर इशू कर देते हैं, तो क्या उसमें कैश इंक्रीज या डिक्रीज होगा? तो ध्यान रखना है नो इफेक्ट, कैश में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, इसलिए ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, इसलिए हम लिखेंगे नो इफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोवाइडिंग डैप ऑन फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स, जैसे आपको पता है कि एसेट्स आप यूज करेंगे तो उस पर की वैल्यू डिक्रीज होगी, और डिक्रीज होगा उसको डैप बोलते हैं, इसलिए बट इसमें कोई कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, क्या ना कैश इंक्रीज होगा और ना ही कैश डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से ना इनफ्लो ना आउटफ्लो, तो देन नो इफेक्ट, ठीक है। ये जो नो इफेक्ट वाले कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिए, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कई बार सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं।
नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड्स। जैसे आपको पता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि कितना डिविडेंड पे किया जाएगा, ठीक है। तो अभी जस्ट डिक्लेयर किया गया, ना कोई पेमेंट हुई है, ठीक है, जिसकी वजह से ये नो इफेक्ट होगा, ना कैश बढ़ा ना घटा। नेक्स्ट पॉइंट है कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। आपने अपने बैंक से कैश विड्रॉल कर लिया, मतलब जो पैसा आपने डिपॉजिट किया था ना वो विड्रॉल कर लिया, तो कैश में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, सिर्फ मूवमेंट हुआ है। जो बैंक में पैसा था वो आपके पास कैश ही हैंड हो गया है, ठीक है, तो इसलिए ये नो इफेक्ट होगा। द नेक्स्ट पॉइंट है सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज। जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज है ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पॉइंट है, इसलिए भी इसमें भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, जिसकी वजह से ये नो इफेक्ट्स होगा, ठीक है। तो आई होप कि ये जो फर्स्ट पार्ट की वीडियो थी, जो टॉपिक था, बेसिक्स था, वो काफ़ी अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट और कन्फ्यूजन होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 2 आएगी उसमें आप देखेंगे कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो वर्किंग नोट के पार्ट्स होते हैं उसमें बहुत सारे अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स जो मेन नेक्स्ट टॉपिक होगा, ठीक है, वो आप लोग जरूर देखिएगा। अगर कोई भी डाउट है, कन्फ्यूजन है, आप जरूर पूछ सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो नई अपडेट्स होगी वो आप सब तक पहुंचते रहेंगे। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तो बने चैनल पे। जय हिंद।